और उसकी स्किल का लेवल 27% बढ़ जाता है, जो प्रभावशाली है। फिर उसे ट्रायल पूरा करने के लिए इनाम मिलता है, लेकिन किसी कारण से उसे मिला इनाम उसकी कठिनाई के स्तर से मेल नहीं खाता, इसलिए इनामों को एडजस्ट किया जाता है। हमारा हीरो लगभग भूल ही गया था कि इनाम बदल सकते हैं। वो सोचता है कि इस बार उसे क्या मिलेगा। ये ट्रायल क्लियरेंस इनाम के रूप में सी ग्रेड स्किल सिक्स्थ सेंस निकलता है और उसे 35,000 पॉइंट भी मिलते हैं। हान सिक्स्थ सेंस स्किल के बारे में विचार करता है। ये मूल इनाम कॉल ऑफ द वाइल्ड से थोड़ा हाई ग्रेड स्किल है। हमारा हीरो फिर इसके बारे में और जानने के लिए 10वें फ्लोर की लॉबी में जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका रास्ता रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने कई पैनल प्रकट होते हैं। टावर के एडमिन उसके प्रदर्शन की सराहना करते हैं। हान की नज़र उस मैसेज पर पड़ती है जिसमें बताया गया है कि उसके ट्रायल एडमिन द्वारा देखे जा रहे थे, और कुल मिलाकर वो उस आखिरी लड़ाई में कई एडमिन को प्रभावित करने में कामयाब रहा। चूंकि ये काफ़ी पहचान मिलने जैसा है, इसलिए हमारे हीरो को लगता है कि उसे कम से कम थोड़ा गर्व महसूस करना चाहिए। तभी एडमिन लॉर्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड अपने कॉन्ट्रैक्टर हान सुंग युन पर मिलने वाले अत्यधिक ध्यान से नाखुश है। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को घमंड न करने की सलाह भी देती है। अप्रत्याशित रूप से एडमिन व्हाइट क्रेन दिखाई देता है और वो अपने कॉन्ट्रैक्टर ओनली स्टोर में शक्ति जोड़ना चाहता है। हान की आंखें सदमे से फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाइट क्रेन उसे मुफ्त में शक्ति दे रहा था। तभी एडमिन लॉर्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड अपने कॉन्ट्रैक्टर को अनिच्छा से शक्ति स्वीकार करने की अनुमति देती है। हान को उम्मीद है कि इसमें कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन उसका एडमिन उसे सलाह देता है कि अन्य एडमिन अपनी शक्ति कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को उपहार के रूप में शक्तियां दे सकते हैं। इससे हमारे दोस्त के मन में संदेह पैदा होता है। सोचने वाली बात है, जब उसके पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई एडमिन उसके साथ अच्छे संबंध क्यों बनाना चाहेगा। हान फिर पूछता है कि क्या उसका सामना अन्य एडमिन से होगा, जिस पर व्हाइट क्रेन शर्माते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि वो काफी लोगों से मिलेगा। सियोंग यून की कॉन्ट्रैक्टर लॉर्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड टिप्पणी करती है कि अन्य एडमिन से मिलने वाले उपहार मामूली होते हैं और उसके समय के लायक नहीं होते। हमारा हीरो ये सुनकर और भी उलझन में है कि एडमिन उसे केवल उसका पक्ष पाने के लिए मामूली उपहार दे रहे हैं, जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि वे बदले में कुछ चाहते हैं। फिर भी उसे मुफ्त की चीज को मना नहीं करना चाहिए और जो मिल सकता है उसे ले लेना चाहिए। व्हाइट क्रेन एडमिन हान के कॉन्ट्रैक्टर स्टोर में इंटेंस ओरा सॉर्ट शक्ति जोड़ता है। एडमिन मुस्कुराता है और प्लेयर से इस एहसान को याद रखने के लिए कहता है। हमारा हीरो इसे अच्छे से इस्तेमाल करने का वादा करता है। इसी के साथ हान 10वें फ्लोर की लॉबी में जाता है, जो नया कॉमन एरिया है, और सोचता है कि क्या एडमिन उसे लॉबी में देख सकते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए वो उन्हें ये पूछने के लिए बुलाता है कि क्या कोई देख रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उस पल हमारा हीरो थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और कॉन्ट्रैक्टर स्टोर खोलता है। वो व्हाइट क्रेन्स केस को देखता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी तलवार में जादुई ऊर्जा भरकर एक स्वॉर्ड ओरा बना सकता है। यहाँ हमारे हीरो को लगा था कि ये कोई मामूली शक्ति है, लेकिन वो इससे हैरान है। सियोंग यून ये भी कहता है कि उसे नई स्किल्स की लिस्ट तक पहुंच मिल गई है। हान को इस बार कुछ जबरदस्त स्किल्स मिली हैं। पावर टोटल रिजुविनेशन यूजर के कंकाल संरचना को युद्ध शक्ति में मजबूत कर सकती है। पावर आयरन ब्लड सॉर्ड यूजर को बिना जादुई ऊर्जा खर्च किए लोहे और खून की जादुई तलवार बुलाने की अनुमति देती है। अंत में पावर टच ऑफ डेथ नेक्रोमैंसी और काली विद्या की प्रभावशीलता को दुगना कर देती है और दुश्मन के शरीर को थोड़ा सड़ा देती है। हमारा हीरो भी इस बात से सहमत है कि ये स्किल्स खेल बदल सकती हैं, लेकिन दुख की बात है कि चूंकि उसके पास फिलहाल एसपी कम है, इसीलिए वो केवल बॉडीली रिजुविनेशन या इंटेंस सॉर्ड ओरा ही खरीद सकता है। हमारा हीरो काफी सोचता है कि उसे इसे खरीदना चाहिए या और एसपी जमा करने चाहिए। वो विचार करता है कि लेवल 9 का वो बूढ़ा आदमी शॉन हॉक पेयाक लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए अगर वो उसके जैसे दुश्मनों से बचना चाहता है तो उसे जितनी हो सके उतनी शक्तियों की जरूरत है। इसी के साथ हमारा हीरो इंटेंस सॉर्ड ओरा स्किल खरीदता है और तुरंत इसका परीक्षण करने के लिए इसे एक्टिवेट करता है। हान तलवार चलाता है और उसकी अल्टीमेट ट्रायड स्किल तलवार में जादुई ऊर्जा भर देती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग महसूस होता है। हमारा हीरो अनुमान लगाता है कि अल्टीमेट ट्रायड तलवार के माध्यम से जादू की एक विस्फोटक लहर छोड़ती है, जबकि एक स्वॉर्ड ओरा जादुई ऊर्जा को तलवार के माध्यम से नदी की तरह धीरे धीरे बहने देता है। वो काफी समय तक इस स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि ये इंटेंस स्वॉर्ड स्किल हर मिनट जादुई ऊर्जा खत्म होने की दर को 2% बढ़ा देती है, जिससे हमारे हीरो को यह निष्कर्ष निकलता है कि उसकी जादुई ऊर्जा 50 मिनट में 100% खत्म हो जाएगी। तभी वो स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और अब से अपने जादुई भंडार के प्रति सावधान रहने का फैसला करता है। जल्द ही हान को 9वें फ्लोर से मिले इनाम स्किल 6 सेंस की याद आती है, जो उसकी प्रवृत्तियों को और तेज कर देती है। उसके लिए एक तेज सहज ज्ञान होना उपयोगी है, जिसका इस्तेमाल वो भरोसेमंद निर्णय लेने के लिए कर सकता है। बहरहाल हमारा हीरो कम्युनिटी के बारे में उत्सुक है। ये सोच रहा है कि क्या खिलाड़ी नए कॉमन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं।
कम्युनिटी में हर कोई कॉमन एरिया के विदेशी खिलाड़ियों से भरे होने और उनके साथ बातचीत करने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो चीज़ हान सुंग युन का ध्यान खींचती है वो ये है कि उसे पता चलता है कि वो एडमिन के साथ शक्तियों का व्यापार कर सकता है। चूंकि यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारा हीरो इसे एक अच्छे मौके के रूप में देखता है। इसलिए वो खुद कॉमन एरिया में जाने और देखने का फैसला करता है। कुछ ही पलों बाद हान को कॉमन एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जो एक अच्छी जगह लगती है। एक मामूली हंटर कॉमन एरिया में पहुंचता है। इस बीच कुछ कोरियाई हंटर चुपके से उस आदमी को देखते हैं, ये अंदाजा लगाते हुए कि वो एक कोरियाई हंटर जैसा दिखता है। दूसरा आदमी पहचान जाता है कि वो दक्षिण कोरिया का एक ए ग्रेड हंटर है। अचानक एक जानलेवा इरादा उभरता है जब वो आदमी कहता है कि वो कोरियाई हंटर्स के इतना घमंडी होने से तंग आ चुका है और पूछता है कि क्या उन्हें कॉमन एरिया के बाहर अन्य खिलाड़ियों को मारने की अनुमति है। वो ए ग्रेड हंटर जो वहां से जा रहा है अचानक जादुई ऊर्जा से टकरा जाता है, जिससे उसकी हरकतें रुक जाती हैं। पहले वाले हंटर झाड़ियों से बाहर आते हैं और उनमें से एक अपनी तलवार निकालता है। जबकि बेचारे लड़के के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, दुष्ट हंटर ये मान लेता है कि ये कोरियाई हंटर दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। लड़के को इससे बुरा एहसास होता है और चूंकि वे ट्रायल में नहीं है, इसलिए उसे यहाँ प्लेयर किलर्स की उम्मीद नहीं थी। प्लेयर किलर अपनी तलवार लड़के की ओर तानता है जब अचानक एक नन हंटर बीच में आती है और कातिल पागलों को चेतावनी देती है कि वे रुक जाएं, वरना वो कम्युनिटी चैट रूम का इस्तेमाल करके उन्हें सबके सामने उजागर कर देगी। वो बदतमीज प्लेयर एक शर्त पर मान जाता है। वो उस लड़की हंटर से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म करता है। ये कातिल कमीना उनसे कहता है कि उनके पास जो भी सामान है उसे नीचे रख दें और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करें, तो शायद वे उनमें से एक को जिंदा छोड़ दें। उस कातिल पागल के बेतुके इरादे साफ हैं, जबकि लड़की हंटर उनकी गंदी मांग पर घबरा जाती है। वो आदमी इसे जबरदस्ती करने का फैसला करता है और जैसे ही वो कपड़े उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पीछे से कोई चलकर आता है। ये हमारा हीरो निकलता है जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जब वो जा रहा होता है तो कातिल कमीने को हान को लबादे में देखकर उत्सुकता होती है और वो उसे बुलाता है। हमारा हीरो हुड उतार देता है और कातिल को लगता है कि स्योंग युन भी एक कोरियाई है। उसी पल उनके चेहरे से बुराई टपकती है और वे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे एक साथ हान पर हमला करते हैं। खैर, हान चुपचाप गुजरने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही हमारा हीरो जगरनॉट स्किल का इस्तेमाल करता है और आश्चर्यजनक रूप से वो अपनी नई स्किल इंटेंस स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करता है और अचानक एक जादुई तलवार निकल आती है। स्योंग युन के कातिल लड़कों से कहता है कि वे याद रखें कि उन्होंने ही यह सब शुरू किया है और उनकी धुलाई करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा हीरो अपना आपा खो देता है और इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है। वो बिजली की गति से झपटता है और अगले ही पल वो कातिल खिलाड़ी के साथियों की गर्दन अपने खंजर से किसी खिलौने की तरह काट देता है। हान एक असली विलन की तरह मुस्कुराता है और उस कातिल पागल की ओर झपटता है जो बर्फ की शील्ड बनाकर खुद को बचाता है। हमारा हीरो बर्फ की शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर वार करता है और उसे तुरंत चकनाचूर कर देता है। कायर हत्यारा खिलाड़ी डर के मारे कांपने लगता है और हान से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हमारा हीरो एक बेकार जान को नहीं छोड़ता और उसके गले में खंजर घोंप देता है। उन 3 कमीनों को मारने के बाद हान उनकी मृत आत्माओं को सोख लेता है और अपनी दक्षता को 6-4% बढ़ा लेता है। वो लड़की शिकारी सोंग युन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलने से पहले ही लड़ाई खत्म हो गई थी। जब वो वापस जाने लगती है तो लड़का हान से पूछता है कि क्या वो एक रैंकर है, जिस पर वो सिर हिलाता है। कम से कम वो लीडर बोर्ड पर हमेशा टॉप 10 में रहा है। लड़का हान से मिलकर खुश है और उसका आभार जताता है क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो मर चुका होता। हमारा हीरो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसे रास्ते में सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन वो असल में कोई बहुत सीधा इंसान नहीं है। हान ने इस लड़के की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो गुंडे शायद अगला हमला उसी पर करने वाले थे। जैसे ही हमारा साथी निकलने वाला होता है, लड़का उसे रोकता है और एक अजीब विनती करता है। वो सुंग युन से अनुरोध करता है कि वो उसे उन गुंडों की लाशें रखने दे। लड़का समझाता है कि अगर हान उसे लाशें रखने देता है और साथ ही उसकी जान बचाने के बदले वो हमारे हीरो को धन्यवाद के रूप में मुफ्त में एक शक्ति देने के लिए तैयार है। बेशक हमारा हीरो एक मुफ्त शक्ति पाने का मौका नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद वो लड़का अपनी डिवाउरर स्किल का उपयोग करता है और उन लाशों को खा जाता है। वादे के मुताबिक वो अपनी शक्तियों में से एक सुंग युन को भेजता है और वो शक्ति विंग्स ऑफ स्टील के रूप में हमारे हीरो के कॉन्ट्रैक्टर स्टोर में जुड़ जाती है। हान अपने पास एक और शक्ति पाकर बहुत खुश होता है। लड़का फिर बताता है कि जो स्किल उसने हान को भेजी है उससे वो पंख बुला सकता है जो उसकी पीठ पर जुड़ जाते हैं और उसे हवा में उड़ने की अनुमति देते हैं। हमारा हीरो उसे भरोसा दिलाता है कि वो इसका सही इस्तेमाल करेगा और वो लॉबी में इस नई शक्ति को आजमाने के लिए बेताब है।
इसी बीच एडमिन्स हान सुंगयून के लिए आपस में लड़ते हैं क्योंकि हर कोई उसका पक्ष जीतना चाहता है। लॉर्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड उन लोगों पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है जो उसके कॉन्ट्रैक्टर पर नजर गड़ाए हुए हैं। हमारा हीरो ये देखकर हैरान है कि ये सारा हंगामा उसके कारण है, लेकिन एडमिन्स को खिलाड़ियों के लिए लड़ते देख हान को यकीन हो जाता है कि उनसे कुछ तो चाहिए होगा। ये जानते हुए कि उसे इसके बारे में आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, वो शिकारी लड़के के साथ कॉमन एरिया की ओर चल देता है। रास्ते में लड़का हान को बताता है कि कॉमन एरिया को अरीना, ऑक्शन हाउस और कसीनो में बांटा गया है। वो आगे बताता है कि अब तक 3 और दुनियाओं ने उनकी दुनिया पर हमला किया है, जिनके नाम एरीज, मुराम और कैलॉन है। एरीज के खिलाड़ी किसी तरह के नाइटली कोड का पालन करते हैं। मुराम के खिलाड़ी भी वैसे ही हैं, लेकिन वे थोड़े ज्यादा आक्रामक हैं, जबकि कैलॉन अलग अलग प्रजातियों जैसे एल्व्स, फेरीज और बीस्ट किन का घर है। ये सुनकर हान को उन 2 हमलावरों की याद आती है जिनसे उसका सामना हुआ था। ब्लैक नाइट एरीज से था और व्हाइट क्रेन मुराम से था। जहां हमारा हीरो दूसरी दुनियाओं की जानकारी से हैरान है, वहीं लड़का मुस्कुराता है और बताता है कि उसने जितना हो सके उतना पता लगाने के लिए अपने सवालों का इस्तेमाल किया। बाद में वे कॉमन एरिया में पहुंचते हैं और लड़का हान को अपना बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन हमारा हीरो ये जानकर पूरी तरह चौंक जाता है कि ये लड़का चैलेंजर मैनेजमेंट टीम के तहत एक टीम लीडर है। इसके साथ ही वे कॉमन एरिया में प्रवेश करते हैं, जो काफी हलचल भरा लग रहा है और लड़का उत्साहित दिखता है। वो सिंगयून को बताता है कि वो ऑक्शन रूम जा रहा है, जबकि हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अरीना की ओर जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो अरीना में प्रवेश करता है, जो आर्केड गेम्स की तरह दिखता है, और वहां का रोमांच पूरे माहौल को भर देता है। एडमिन्स अरीना को देखकर पुराने दिनों को याद करते हैं और वहां की ऊर्जा से बहुत उत्साहित होते हैं। सिंगयून अपने लिए एक सीट ढूंढता है और अरीना सिस्टम चालू हो जाता है। हमारे हीरो से बेट्स या ड्यूल्स में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है और वो हेल्प बटन दबाता है। यह पता चलता है कि अरीना को बेट्स मेन्यू और ड्यूल्स मेन्यू में बांटा गया है। बेट्स चुनने पर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के बीच होने वाली लड़ाई पर पॉइंट्स लगा सकते हैं। वे हार या जीत के आधार पर पॉइंट्स जीत या हार सकते हैं। हमारे हीरो को तब समझ आता है कि पहले के लोग अपनी बाजी देख रहे थे। इसके विपरीत ड्यूल्स चुनने पर वे इनाम के लिए दूसरे विरोधियों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को ड्यूल के लिए सहमत होने के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी के लीडर बोर्ड रैंक और असली नाम की सूचना दी जाती है। अंत में ड्यूल इनाम के साथ आयोजित किया जा सकता है, जैसे कि कोई शक्ति या स्किल। ये भी पता चलता है कि ड्यूल तय होने के बाद खिलाड़ियों को मुकाबले के लिए कोलोसियम में भेज दिया जाएगा। सरल